हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये वीडियो आपका सेकंड वीडियो होने वाला है आपके फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बेसिक्स होता है उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व किया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन भी करेंगे इसका न्यू एनसीईआरटी बुक का। तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग पहले आपको कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था उस बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज से आपका दो एक्सरसाइज सॉल्व होगा, एक एक्सरसाइज 1.1 और एक एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.3 को बनाने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप जो भी बेसिक मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वो सभी आपको याद होगा, क्योंकि उन सभी बेसिक्स का यूज अभी यहाँ पे होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है, ऑन एक ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ शीट पे आपको मार्क करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, तो आप कोई भी एक ग्राफ शीट लो, उसमें जो आपका ये वाला लाइन होगा वर्टिकल लाइन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है ये पॉइंट आपका क्या होगा, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिन। क्लियर है ना? एक ग्राफ शीट पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया और ओरिजिन भी मार्क कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0। आपको यहाँ पे क्या करना है, -7,0 से लेकर 13,0 तक एक्स एक्सिस पे मार्क करना है। तो ठीक है, 13 कहाँ होगा, ध्यान से समझना। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग मार्क करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये तुम्हारा होगा 1, इसी तरह से 2, तो ये तुम्हारा कहाँ तक इसको मार्क करना है, इसको मार्क करना है 13 तक। और उसी तरह से इधर अगर हम लोग नेगेटिव साइड आएंगे तो इधर तुमको मार्क करना है -1, -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे जाएगा ये कहाँ तक, -7 तक। इस तरह से ग्राफ पेपर पे मार्क कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट 0, -15 एंड 0, 12 ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इधर इस तरफ पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव में कहाँ तक जाना है, आपको पॉजिटिव में जाना है 12 तक। तो ठीक है भाई, 12 तक जाना है, तो ये 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा 12 तक। उसी तरह से आपको निगेटिव में कहाँ तक जाना है, 15 तक। ये तुम्हारा स्टार्ट होगा -1 से, -2 से, कहाँ तक जाएगा, इसको ले जाना है -15 तक। बात खत्म। बस यही आपको ग्राफ पेपर पे बस ड्रॉ करना है, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इसी में एक और पार्ट ऐड किया गया है, जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है, यूजिंग फिगर 1.5। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है जिसको कह रहा है फिगर 1.5। इसका यूज करके आपको आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है तो आइए देखते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। आपके पास यहाँ पे जैसे देखो टेबल है, तो टेबल का क्या होगा, 4 फीट होगा। तो 4 फीट में से 3 फीट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,9, 11,9 and 11,7। Where will the fourth foot of the table be? टेबल का 4th फुट कहाँ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। देखो जो फिगर का बात हो रहा है ना, ये फिगर ये है, ठीक।
यही फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट 8,9 एंड 11,9 कहाँ होगा? तो 8,9 मतलब x जो है वो क्या है? 8 है। x तुम्हारा 8 है और y क्या है? 9 है। तो x8, तो x8 कहाँ पे है भाई? तो x8 तुम्हारा यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, x8 यहाँ पे है और 9 कहाँ है? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 10 है, ध्यान देना। यहाँ से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 10 है, ये वाला पार्ट तुम्हारा 10 है, तो इसके नीचे क्या होगा? तुम्हारा 9, मतलब यहाँ कहीं 9 है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है? 8,9, ठीक ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट फुट कहाँ है? 11,9। तो 11,9 कहाँ आ जाएगा? 11 तो ये है और 9 वाला लाइन ये है, तो तुम्हारा 11,9 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना? ये हो गया तुम्हारा 11,9। उसके बाद फिर ध्यान देना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, ये इसका कोऑर्डिनेट है 11,9। ये इस तरह से बिल्कुल एक ही लाइन पे है, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11,7, तो 11,7 अब कहाँ पे रहेगा? यहाँ 9 है, तो 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ 7 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 11,7। अगर तुम ध्यान दोगे तो इसके पास 3 फीट का कोऑर्डिनेट है, तो 4th फीट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही ना होगा 4th फीट का कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? बहुत सिंपल है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ 8 है और इधर क्या है? 7, तो ये हो जाएगा 8,7। तो 4th फुट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8,7। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना है, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th फुट ऑफ टेबल इज 8,7। 8,7 ही था ना? हाँ, 8,7 पहला क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल के लिए सही जगह है? तो आइए देखते हैं, क्या ये जगह टेबल के लिए सही जगह है? तो हाँ, टेबल के लिए सही जगह है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यस, दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर टेबल। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर टेबल। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? What is the width of the table? The length. Can you make out the height of the table? Width of the table and length of the table क्या है? तो टेबल का width और length तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो ये देखो यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसका width क्या हो जाएगा? यहाँ 7 और यहाँ 9 है, तो इसका width क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। ये तुम्हारा 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो लेंथ और विड्थ तो पता चल जाएगा, हाइट पता चलेगा तो हाइट पता नहीं चल पाएगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो 2D है, इसीलिए ध्यान देना। इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे द लेंथ ऑफ टेबल इज 3 यूनिट्स and width of table is 2 units. Next क्या पूछ रहा था? Can you make out the height of the table? No, it is not possible to make out height of the table. टेबल का हाइट फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ है वो 2D ग्राफ है, 3D ग्राफ नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ
द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1। हिंज का मतलब पता है? हिंज मतलब जहां से दरवाजा खोल बंद होता है ना, उसी को हम लोग हिंज कहते हैं, मतलब जिसको पकड़ते हैं उसको नहीं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो इस तरह से दरवाजा लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे कि दो तरह का, इसको हम लोग कब्जा बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हिंज है। तो हम लोग दरवाजा खोल बंद करते हैं तो क्या होता है, यहीं से बाहर यहीं से अंदर आता है। ये जो पॉइंट है यही तुम्हारा क्या है, हिंज है। ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, इफ बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, B1 पे बाथरूम डोर का हिंज है, ठीक बात, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और बाथरूम जो ओपन होता है, बाथरूम का डोर जो ओपन होता है वो बेडरूम में ओपन होता है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर चौड़ा होगा, हिट कर रहा होगा, तो क्या तुम कोई सजेशन देना चाहोगे? तो आइए पहले तो देख लें क्या स्थिति है डोर का। देखो ये रहा मेरा इमेज, ध्यान देना, ये रहा मेरा इमेज। तो अब यहाँ पे B1 तुमको क्लियरली दिख रहा है? हाँ दिख गया। कहाँ है B1? तो सर ये रहा B1, और ये रहा B2। यहाँ पे है B1, यहाँ पे है B2, सॉरी ये है B1, ये है B2। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर हम यहाँ पे B1 और B2 के लेंथ को देखते हैं, तो B1 और B2 का लेंथ कैसा रहेगा? तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा 3 यूनिट्स है। कितना यूनिट है ये? 3 यूनिट्स है। ठीक, उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 ये वाला जो है डिस्टेंस है, ये भी क्या है, 3 यूनिट्स है। इसका मतलब क्या है, अगर हम डोर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और ध्यान देना अगर बिल्कुल इक्वल है तो ये तो इसे थोड़ा तो टकराएगा ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस इट स्ट्राइक द वार्डरोब, वार्डरोब को ये स्ट्राइक करेगा। और क्या आप कोई सजेशन देना चाहोगे? तो हाँ सजेशन देना चाहेंगे। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर ज्यादा वाइडर हो गया है तो क्या तुम कोई चेंज सजेस्ट करना चाहोगे? तो यस, हमको क्या करना होगा, डोर के विड्थ को थोड़ा सा घटाना होगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ डोर। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला आंसर क्या था, इफ, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा था विल इट हिट द वार्डरोब, यस, ये आपका सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यस इट विल हिट द वार्डरोब। ठीक, आई वुड लाइक टू सजेस्ट to decrease the width of door। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ OFRP। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है OFRP का कोऑर्डिनेट क्या है। बाथरूम OFRP जो है बाथरूम है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है। व्हाट इज द शेप ऑफ सावरिंग एरिया SHWR, SHWR जो सावरिंग एरिया है उसका शेप क्या है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर, और इसके चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिखना है। और फिर थर्ड क्या, अच्छा पहले 2 कर लिया जाए उसके बाद थर्ड पे आ जाएगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग सेकंड वाले को। देख लो सेकंड वाला का आंसर यहाँ है, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो।
देखो थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, तो फिगर पे आया जाए। ओ एफ आर पी का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। ओ एफ आर पी कहाँ है भाई, तो यहाँ है ओ, ध्यान देना ये है ओ, पहले तो जो पहले से उसको इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये है तुम्हारा ओ, यहाँ पे है तुम्हारा ओ, यहाँ पे है तुम्हारा पी, क्लियर है ना। उसी तरह से यहाँ पे है तुम्हारा एफ और यहाँ पे है तुम्हारा आर। तो ओ पी एफ आर क्लियरली दिख रहा है। ओ पी एफ आर अगर आपको दिख रहा हो तो अब हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट बताना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ये आपका -6 पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6,0। फिर ध्यान देना है ये इसका x -6 है और y क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा। ये क्या हो जाएगा -6,9 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ 9 है तो ये हो जाएगा 0,9। कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गया। तो आइए लिख लेते हैं आंसर हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर सबसे पहले ओ का कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले ओ का कोऑर्डिनेट होगा क्या, 0,0। ये आपका थर्ड का आंसर है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। उसके बाद फिर एफ, एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, एफ का कोऑर्डिनेट है 0,9। एफ का कोऑर्डिनेट है 0,9, ठीक। फिर P का कोऑर्डिनेट है -6,0 और R का कोऑर्डिनेट है -6,9। यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, SHWR, रियांस का जो बाथरूम में बाथिंग एरिया है SHWR, उसका शेप क्या है। ये जो आपको SHWR दिख रहा है ना, ये जो आपको SH, यहाँ SHWR, ये जो शेप दिख रहा है ये कैसा शेप है, ये आपका ट्रेपीजियम शेप है। किस तरह का शेप है ये आपका एक ट्रेपीजियम का शेप है। क्लियर है ना, ये आपका कौन सा शेप हो जाएगा, ट्रेपीजियम का शेप हो जाएगा। अब ये जो आपका ट्रेपीजियम का शेप है यहाँ पे, तो इसमें आपको SHWR का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो R का कोऑर्डिनेट तो पता ही हम लोग को, H का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे H के लिए X का वैल्यू क्या दिख रहा है, -3 और Y का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 6। ये क्या हो जाएगा -3,6, ठीक। S के लिए ध्यान देना है यहाँ पे -6 है X और Y तो वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -6,6। तो आइए आंसर लिखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले शेप पूछ रहा था तो SHWR इज ए रोम्बस, द शेप ऑफ सावरिंग एरिया SHWR is rhombus। फिर सेकेंड आपसे, फिर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर कॉर्नर। तो SHWR का आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना था, तो R का कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही से ही पता है -6,9। SHW का हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो ध्यान देना है S का कोऑर्डिनेट क्या आया -6,6, S का कोऑर्डिनेट आया -6,6 और H का कोऑर्डिनेट आया था -3,6 और W का क्या है कोऑर्डिनेट, तो आपका W का कोऑर्डिनेट था 0,9, तो W का कोऑर्डिनेट हो गया 0,9। यही हो गया आपका आंसर, ठीक। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस, मतलब 3 फीट लेंथ है 2 फीट ब्रेथ है, स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास जो फिगर दिया हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी आपके पास वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए जो स्पेस है वो मार्क किया हुआ है। देख रहे हो ना, ये स्पेस तुम्हारे पास ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ये वॉश बेसिन हो गया, ये टॉयलेट हो गया। तुमको क्या करना है, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे, इसके चारों कॉर्नर का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे, तो ध्यान देना है, सबसे पहले वॉश बेसिन है। तो वॉश बेसिन जो है वो तुम्हारा कितने बाई कितने का था, ये तुम्हारा वॉश बेसिन के लिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। वॉश बेसिन 3 2 मतलब लेंथ 3 और ब्रेथ 2, और वो जो टॉयलेट है वो 2 3। ठीक है, तो वो तो फिगर में बना हुआ है, तो उससे हमको कुछ उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखना है, तो कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान से समझना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको लिखना है। फिर इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसका कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर करते हैं। ओ सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वॉश बेसिन का लिखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये हाफ में आ रहा है, ठीक ना। तो ये जो है तुम्हारा, ये हाफ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा एक इसका y 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -5 है, तो ये तुम्हारा -5, 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये यहाँ पे -6 था, तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, 1/2। क्या, -6, 1/2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 1/2 था ना, यहाँ पे ये तुम्हारा 2/2 है। 2/2 कहने का मतलब 5/2, ये तुम्हारा हो जाएगा -5, 5/2। और ये वाला स्पेस यहाँ पे कितना है तुम्हारा, फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 नहीं सॉरी -6, 5/2। ये रहा इसके चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर दिख रहा है ना, एक बार चेक कर ले रहे हैं। ये वाला जो आपका सेकंड वाला है ना, ये आपका 2 पे है, ध्यान देना है। ये आपका 5/2 नहीं है, ये आपका 2 ही है। इसको पूरा इरेज करके एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पे इमेज थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, इसीलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट लिखने तो आता ही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको 4 पॉइंट दिख रहा है ना, एक आप अपने बुक में देख लो, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ये पूरा ऐसे कवर होगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे आएगा। तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 1 2 3 4। हाँ सॉरी, एक और चीज पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक और चीज पे आपको ध्यान देना है। वॉश बेसिन के लिए ध्यान से यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया होता ना, ये हम थोड़ा सा मिस कर गए। यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए जो स्पेस चाहिए वो क्या चाहिए, 3 फीट इंटू 2 फीट चाहिए था, है ना। तो 3 फीट इंटू 2 फीट, तो वॉश बेसिन क्या है तुम्हारा, ध्यान से समझना। यहाँ पे वॉश बेसिन ये है, देखो ये है तुम्हारा वॉश बेसिन। तो 3 फीट इंटू 2 फीट कहने का मतलब हो गया कि ये स्पेस तुमको यहाँ पे छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 फीट देखते हैं, तो 3 फीट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 यूनिट अगर हम लोग लेते हैं, तो 3 यूनिट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 फीट इंटू 2 फीट, कहीं पे कुछ कन्वर्सन का भी नहीं दिया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, ऐसा तो कुछ स्केल पे कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 3 फीट को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है 3 फीट इंटू 2 फीट,
and a 2 feet space. Mark of a 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, उसको यूनिट समझ के ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिट और यूनिट का कन्वर्सन तो कहीं पे दिया हुआ है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो तुम्हारा इसके लिए स्पेस कह रहा है वो क्या कह रहा है, 3 फीट एंड 2 फीट। तो हम लोग इस तरह से 2 फीट और 3 फीट मार्क कर लेते हैं। तो 3 यूनिट ले लेते हैं। तो 3 यूनिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा इसका 3 यूनिट है ना, -6 से देखो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। और ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। और ब्रेथ कह रहा है 2 फीट, तो 2 फीट मतलब ये और ये, मतलब कि यहाँ से अगर हम स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा वाइड से लेते हैं, ये हमको लग रहा है ना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे स्पेस को ले रहे हो। जैसे हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस देकर इधर से, और फिर इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका भी मिडिल का लेते हैं लाइन, ब्लर हो गया ना, सुन, यहाँ से कहीं से लेते हैं, बिल्कुल मिडिल में लेना है, ठीक ना। ये स्पेस हो जाएगा किसका, बाथरूम का, जिसमें इसको हम 3 यूनिट लिए हैं और इसको हम 2 यूनिट लिए हैं। अब इसके बाद आप इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। फिर उसी तरह से यहाँ पे तुमको क्या लेना है, यहाँ पे तुमको ये वाला स्पेस, यहाँ से तुम इसका कोऑर्डिनेट लिख देना, ये वाले स्पेस का, तो तुम्हारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट बन रहा है हम इसको व्हाइट से मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट बना, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को बस हम लिखेंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चारों वॉश बेसिन के लिए हो जाएगा, और फिर ये और ये तुम्हारा टॉयलेट के लिए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length of 18 feet and width of 15 feet। ठीक है, रियांस के रूम जो है वो डाइनिंग रूम में जाता है। डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो 18 फीट दिया हुआ है, और जो विड्थ है वो 15 फीट दिया हुआ है। The length of the dining room extend from point P to A. Sketch the dining room and marks the coordinate of its 4 corner। जो डाइनिंग रूम है वो पॉइंट P to A है, तो तुमको क्या करना है, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है, मतलब इसके रूम से एक डोर जाता है डाइनिंग रूम में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये आपको फ्रेश ग्राफ पे करना है। ये जो काम है ना, ये जो काम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, रियांस के रूम से एक डाइनिंग रूम है जिसका लेंथ है 18 फीट और ब्रेथ है, जिसका लेंथ है 18 फीट और ब्रेथ विड्थ क्या है 15 फीट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A। तुमको पॉइंट P कहीं दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ पे, ग्राफ पे तुमको कहीं पॉइंट P दिख रहा है, ये है पॉइंट P। A तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, A कहाँ दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, A, ठीक है। तो पॉइंट P to A मत तो 18 तो ये हो ही गया, ठीक। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, स्केच द डाइनिंग रूम, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो तुमको ग्राफ पे क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राफ है, तो यहाँ P से लेकर A तक ध्यान से समझना। हम तुमको एक दूसरे पे बनाकर दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ था, जो ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट था, जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट था -6,0, और जो पॉइंट A है अगर उसका कोऑर्डिनेट ध्यान दोगे तो वो क्या है तुम्हारा 12,0। ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हम पॉइंट A, ये पॉइंट A क्या है तुम्हारा 12,0, ये है पॉइंट A,
ठीक। तो जो तुम्हारा डाइनिंग रूम है, मतलब ये उसका रूम था, रियांश का रूम था, उसके जस्ट बाद एक डाइनिंग रूम है जिसका लेंथ जो है, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 18 यूनिट है। यहाँ पे एक यूनिट को 1 फीट कह रहा है, तो इसीलिए हम इसको 18 फीट ले रहे हैं। ठीक। अब इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है, तो इसका विड्थ दिया हुआ है 15 यूनिट, 15 फीट दिया हुआ है। विड्थ कितना दिया हुआ है, 15 फीट। ध्यान से समझना, विड्थ कितना कह रहा है यहाँ पे, 15 फीट। तो हमको क्या करना होगा, हमको वहां से 15 फीट नीचे आना होगा, तभी ना हमको विड्थ मिलेगा। ऊपर तो टॉयलेट है तो नीचे आना होगा, तो हम नीचे कहाँ तक आएंगे, तो नीचे हम जाएंगे 15 फीट तक। नीचे कहाँ तक जाएंगे, 15 फीट तक। यहाँ से बिल्कुल नीचे आएंगे, और जहाँ पे -15 होगा, जहाँ पे क्या होगा, -15, जैसे मान लो यहाँ पे है -15, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लेकर आएंगे यहाँ तक, और फिर ऐसे घूमेंगे, और फिर इसको भी यहाँ तक ऐसे नीचे लेके आएंगे, और इसको ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 फीट। इसको ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा, 15 फीट। तो 15 फीट कहने का मतलब अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ हो जाएंगे, यहाँ -16 था, नीचे आ जाएंगे इतना, ये हो जाएगा -16, सॉरी -6 था, ये तुम्हारा हो जाएगा -6, -15, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 12, -15। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो जो काम यहाँ पे हम आपको रफ में करके दिखाएं, ये काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्लेस ए रेक्टेंगल 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तुमको अब क्या करना है, डाइनिंग टेबल रखना है डाइनिंग रूम में बिल्कुल सेंटर में, और वो भी 5 फीट और 3 फीट का। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर रहेगा, देन आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे रफली आपको समझा दे रहे हैं कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे देखो, इसका सेंटर कहाँ होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा 18 फीट है, तो 18 फीट का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा वो कहाँ आएगा, 9 फीट। तो अगर 18 फीट है तो ये तुम्हारा 6 फीट हो जाएगा। ध्यान देना, इधर वाला तुम्हारा कितना है, 6 फीट, और इधर कितना है तुम्हारा 12 फीट। सेंटर कहाँ मिलेगा, 9 फीट। तो 9 फीट कहाँ होगा, 6 के बाद अगर हम 3 आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 फीट पे कहीं होगा। अब 15 का आधा क्या होगा, 15 का आधा होगा 7.5, 15 का आधा क्या हो जाएगा, 7.5। तो ये 15 है, इसका आधा हम मान के चलते यहाँ कहीं होगा 7.5। तो ध्यान देना, यहाँ से हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, ये वाला हमको बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट मिलेगा, ये तुम्हारा 7.5 है यहाँ पे वैल्यू माइनस। तो ये वाला जो पॉइंट होगा तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, -7.5। ठीक। ये बिल्कुल सेंटर हो गया। तो अब इस सेंटर पे तुमको डाइनिंग टेबल रखना है, जिस डाइनिंग टेबल का तुमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, तो ध्यान से समझना, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, तो तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है 5 फीट और 3 फीट। ठीक है। तो हम 5 फीट और 3 फीट अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना, यहां से अगर हम इसको 5 फीट आगे बढ़ाएंगे, अगर हम यहां से इसको 5 फीट आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 9 है। एक मिनट रुक जाओ, लग रहा है कुछ गलत हो गया, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 9 नहीं होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 3 होगा। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि 3 यूनिट है, लेकिन कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका 3 ही होगा। ठीक ना। और यहाँ पे हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से ले रहे थे, यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान देना, यहाँ पे हम सेंटर पे पहुंच रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3, -7.5। तो इसका लेंथ हमको 5 लेना है। तो अगर हम लेंथ 5 लेते हैं, 3, -7.5, ये इसका कोऑर्डिनेट है। अगर हम लेंथ 5 लेते हैं, तो अगर हम लेंथ 5 लेंगे
ये तुम्हारा कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 8 कॉमा माइनस 7.5, और हमको इधर से 3 लेना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 8 कॉमा माइनस 10.5, और फिर यहाँ से बिल्कुल उतना ही नीचे आओगे, ये माइनस 8 कॉमा माइनस 10.5, 8 कॉमा माइनस 10.5, 8 कॉमा माइनस 10.5, तो रख दिया गया डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम में। एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट, ठीक। जो अगर ध्यान दोगे लेंथ 5 फीट बोल रहा था, 5 फीट हो गया, विड्थ 3 फीट बोल रहा था, 3 फीट हो गया। इस तरह से मतलब काफी ज्यादा आपको दिमाग का यूज करना है। ग्राफ पे मेहनत कम लगेगा, ग्राफ पे चीजों आपके क्लियरली दिखेंगी। जब लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है ना, यहाँ हम थोड़ा रफ में बता रहे हैं, हम स्टार्टिंग में अगर ग्राफ का यूज करते तो सारा ग्राफ सही बताते हैं, यहाँ हम थोड़ा रफ में आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। तो आप इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, ताकि ग्राफ पे इजिली आपसे बन जाए। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का कर चुके हैं लास्ट तक। हाँ, सारा क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है वो क्या समझना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दूरी पता करना है, तो डिस्टेंस पता करने का तरीका क्या होता है, तो देखो सबसे पहला मेरा एक पॉइंट ए है और फिर पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो दूरी होगा ना, यही कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये डिस्टेंस हम लोग पता कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ए और बी को ज्वाइन किए, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ए और बी को ज्वाइन किए, क्लियर है ना। तो अब ये ए बी का लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वही क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट ए है तो इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, तो पॉइंट ए है तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लिए, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है ये जो ए बी है आपका, इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिराइवेशन समझेंगे कि आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है, बाकी जो दो रह जाता है इसको परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। और यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन यहाँ पे आपको समझना है, उसका यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के डिराइवेशन के लिए। तो आइए इसका हम लोग डिराइवेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, जैसे ये तुम्हारा एक कार्टेशियन प्लेन है, तो इस कार्टेशियन प्लेन पे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं आ पाया, फिर से ट्राई करते हैं बनाने का, थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जा रहा है, इस बार लगता है पूरा स्ट्रेट आ गया। आगे ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी ये आपका वाई एक्सिस है, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग बना लिए। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको पता है, क्या पता है आपको, तो ध्यान से समझना। जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है ये क्या होता है आपका ओरिजिन, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन। ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है और इधर एक्स आपका निगेटिव होता है, ठीक। ये आपका वाई एक्सिस है जो ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे में निगेटिव,
ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है ना, तो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट लेट करते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। ठीक, जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो क्लियर वे में लिखा जाए, जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अब यहाँ पे ए और बी को अगर मिला दिया जाए इस तरह से तो ये ए बी होगा। इसी ए बी का लेंथ हमको फाइंड करना है, हमको क्या करना है, इसी ए बी के लेंथ को फाइंड करना है। ये जो ए बी है ना, इसी के लेंथ को हमको फाइंड करना है। तो अब लेंथ को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक सी चीजों को समझना होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे यहाँ x1 है तो इस x1 y1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये वाला जो पार्ट होगा ये तुम्हारा x1 होगा और यहाँ जो तुम्हारा यहाँ y1 होगा और यहाँ क्या होगा x1। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा x1 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा y1। क्लियर है ना, यहाँ होगा x1 यहाँ होगा y1। उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ये वाला वैल्यू होगा तुम्हारा x2 और यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा y2। ये वाला वैल्यू यहाँ पे होगा y2 और यहाँ पे होगा x2। अब हमको क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग a से, यहाँ पे जो हम x2 के लिए जो लाइन बनाए थे उस पे, और इन सब का नेमिंग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये a b हम इसको यहाँ पे c मान ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे वैल्यू तो x1 है, हम इसको d मान रहे हैं और इसको e मान रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये यहां से यहां तक क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना, तुम्हारा यहां से यहां तक उल्टा ड्रॉ हो गया, यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा y2 और यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा y1। तो ये जो बीच में बच गया ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे पास यहाँ पे जो बच गया ये वाला पार्ट जो बचा, ये पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1, है ना। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये y2 माइनस y1 है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा y2 माइनस y1। क्लियर है, उसी तरह से जैसे अभी हम इसको समझे उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा x1 है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक x2। अब जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बचा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो तुम्हारा क्या है x2 माइनस x1। ठीक, और अभी हम लोग समझे थे क्या, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो अभी हम लोग समझे थे क्या कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो h स्क्वायर होता है तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो जो AB स्क्वायर है ये आपका क्या हो जाता, क्या होगा, ये होगा आपका BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB स्क्वायर इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला भी आपको बताए थे ना, इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपका यहीं तक रहेगा, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किए, डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या ये समझे और डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं ये समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला समझेंगे और फिर आपका फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करेंगे। और मेरे ख्याल से आपका जो
इसके बाद वाला वीडियो होगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या फिर अगर उसमें नहीं कंप्लीट हो पाया तो एक वीडियो और लेके आएंगे हम लोग। कहने का मतलब 3 से 4 वीडियो में आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं तो उनको आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एनसीईआरटी का बुक चेंज हुआ है तो सभी लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसको अच्छे से समझ सके और सॉल्व कर सके। थैंक यू।